तो चलिए शुरू करते हैं आज एक चौथे सेट की तरफ। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चौथे सेट में क्या है। आज का वीडियो भी मस्त होने वाला है, बिल्कुल कामयाब होना चाहिए इस चीज़ को। आप ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना, फिर कितना मज़ा आता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सुनिए, तो देरी न करते हुए हम फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो में चौथे सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आप देखो, पहला सेट है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। हम सब जानते हैं कि साझेदारी समझौते पर आधारित होती है। अगर हमारे पास समझौता है, उसमें लिखा हुआ है किस रेशियो में हम लोग लाभ हानि बांटेंगे, लेकिन वो लिखा ही नहीं है कि किस रेशियो में बांटेंगे। तो सीधा सवाल है, अगर इस तरह का समझौता नहीं है रेशियो का, तो इक्वल लोग बांटते हैं। सीधा सीधा बात है, इक्वल। इस प्रकार क्वेश्चन पहला का आंसर हो जाएगा इक्वल, बराबर बराबर बांटेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा। जब साझेदारी का हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, और जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको लिखा जाएगा, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? लॉस होगा एक तरह का। अब देखते हैं लॉस। जो साझेदार हमारे एग्जिस्टिंग है, विद्यमान है या वर्तमान है, उनको लॉस हो जाएगा ये। तो देखते हैं कहाँ से मैच करता है, और ये मैच कर रहा बी से मैच कर। वर्तमान साझेदारों को हानि होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। जब परिवर्तनशील पूंजी हो, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, यानी घटता है बढ़ता है, वैसे हालत में हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो देखते हैं किस में लिखा हुआ है, और ये लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका जो बैलेंस आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और जो हमारे पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा। पुराने लाभ हानि अनुपात में न्यू प्रोविजन गलत है, इक्वल रेशियो में गलत है, नॉन ऑफ भी गलत। तो ए सही बैठ रहा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है। ध्यान रखना, एक न्यू पार्टनर आता है, 1/4 हिस्सा लेता है, जिसके लिए वो ख्याति के लिए 30,000 रुपया लाता है। बिल्कुल एक न्यू पार्टनर आ रहा है, गुडविल के लिए वो 30,000 लेकर के आता है। यह पुराने साझेदार 100 द्वारा लिया जाएगा। तो जितने ओल्ड पार्टनर है वो लोग बांटेंगे। हम सब जानते हैं कि न्यू पार्टनर जब आता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, और जब वो सेक्रीफाइस जो करेगा वही इस नए पार्टनर के गुडविल में हिस्सा लेगा अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो नहीं लेगा। तो देखते हैं कहाँ मैच करता है सेक्रीफाइस। तो पुराने लाभ नहीं सेक्रीफाइस होना चाहिए, तो ये सी में मैच कर रहा। त्याग अनुपात में ये लोग उस गुडविल को बांट लेंगे। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। हम सब जानते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड में एसेट नहीं था और तब एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे, तो इस तरह से हमको फ़ायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और गेन किसको होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको। तो देखते हैं कहाँ गेन मैच कर रहा है। तो इस प्रकार गेन हमारा ए में मैच कर रहा है, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ
डॉट डॉट डॉट। ये सभी पार्टनर में जब कोई पार्टनर बेचारा मर जाएगा, जब पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर वो लाभ होता है तो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखता है कि मृतक साझेदार के नहीं, तो अकेली बात है, ऑल पार्टनर जाकर सही मैच करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉन एज। ऑप्शन में 4 दिखाई पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि यदि फिक्स एसेट के वैल्यू में डिमिनिशन आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, उसी कमी का नाम है डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनता है ए, डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाता है, वो चाल लिख दिया हिंदी में, उसको होना चाहिए चालू खाता डैश डैश है। तो करंट अकाउंट इज, बिल्कुल क्लियर है, पर्सनल अकाउंट है ये। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेटिव न लिख करके पर्सनल अकाउंट लिखा है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए, ध्यान रखना है, साझेदार के लिए नहीं, उस फर्म के लिए जो आहरण पर ब्याज बनेगा वो ब्याज फर्म के लिए इनकम होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का जो विकल्प है वो बी मैच कर रहा है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। अब देखिए क्या हो सकता है, जब उनके रेशियो में कोई चेंज किया जाएगा तो क्या होगा। जैसे ही चेंज करेंगे तो उनके जो रिलेशनशिप है उसमें चेंज आ सकता है, और जब रिलेशनशिप में चेंज आता है उसको हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए लाभ जन्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कौन सूट कर रहा है, रिवैल्यूएशन, ये नहीं होगा। आ गया इसका बी आंसर होगा, 11 नंबर का बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बैठता है। एक्स, वाई और जेड एक फर्म के साझेदार हैं, क्लियर है, पुराने पार्टनर हमारे हैं, जो लाभ हानि को बांट रहे हैं 4:3:1 के। उन्होंने भविष्य में, देखो चेंज हो गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज हो गया, पहले कुछ और था उसको ओल्ड कहेंगे, बाद में कुछ और होगा उसको न्यू कहेंगे। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात, हम जानते हैं कि त्याग कैसे निकालते हैं, त्याग अनुपात निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब ऐसा निकालना है त्याग या सेक्रीफाइस, तो पहले उसको बट्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे बट्टा में आप कन्वर्ट करोगे तो इजी फॉर्म में आना चाहिए कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। तो देखते हैं ओल्ड का बट्टा, ओल्ड रेशियो कितना होगा, 4:3:7 8, ये हो जाएगा 4/8, 3/8 और 1/, ये ओल्ड रेशियो। अब जरा न्यू देखते हैं, नए जो बनेंगे इनका 5 और 9 3 12, ये न्यू बन जाएंगे हमारे 5/12, 4/12 और 3/12। अब बड़े इजी हमको करना है, इजी करना है तो सोच रहे हैं कि जो जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला इसको इक्वलाइज कर दें। तो ओल्ड हमारा 12, सॉरी न्यू 12 लिखा है, तो क्या करें कि ओल्ड वाले का भी नीचे 12 बन जाए। अगर नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता, 16 आ नहीं रहा उसमें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8×3 = 24, तो नए वाले को भी 2 से कर देंगे 24 बन जाएगा। तो उसको रिवाइज कर रहे हैं, सबका डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहा है। तो ओल्ड वाले को करेंगे 4 से नहीं, ये 300 होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3, सबका ऐसे कर देंगे, हो जाएंगे। अब आप नीचे करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा, 12 नहीं 24, 8×3 = 24 हो जाएगा। और नए वालों को इसी प्रकार कन्वर्ट कर लेते हैं,
नए वाले कन्वर्ट करेंगे इसी प्रकार, तो नए वाले कन्वर्ट हो जाएगा 2, और ये 12 × 2 फिर जाएगा 4 × 2, 12 × 2। अब देखना सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस निकालना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले चेक करते हैं किसका, ए का चेक करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड जाएगा 8/24 माइनस 10/24, तो माइनस में आ रहे तो नहीं हो रहा, इन्होंने सेक्रीफाइस ए नहीं किया। बी का देखते हैं, बी का ओल्ड जो हमने नया बना रखा है, तो 3 तरीके 9/24 और इधर है 8/24। ये कितना आएगा, घटा देंगे तो 1/24 आ जाएगा इसका। और फिर उसका देखते हैं 6/24 और उधर होगा 6/24, तो उसका कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो सेक्रीफाइस इसमें कौन कर रहा है, सही से माइनस करो उसको। ए वाला कितना आ रहा है, 4×3 12/24 ए का, और इधर माइनस कर देंगे 10/24, तो हो जाएगा 2/24। ओके, और उसका बचेगा 1/24, और जो लास्ट वाले उनका 0 हो जा रहा है, उनका कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 2/24 अनुपात 1/24। देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है, देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। तो इस तरह 12 का जो आंसर है वो ए में मैच कर रहा है। फार्मूला हमारा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो आएगा हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा। इसके लिए आसान करते हैं कि सबका ओल्ड का भी न्यू का डिनोमिनेटर इक्वल कर लें, चाहे जैसे भी करना पड़े। फिर बाद में आप ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइस। तो लिखा ये सही है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 A, B and C are 3 partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. D is admitted for a share, कितना शेयर लिखा हुआ, D का एडमिशन कर ले, मिसप्रिंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ क्या लिखा, कितना के लिए इसका रेशियो लिखा नहीं है। डी का एडमिशन हो रहा 1/10 के लिए, वहाँ पर 1/10 के लिए एडमिशन है। तो देखना जो एडमिशन हो रहा है उसका बट्टा में दिया है रेशियो। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए करते ऐसा है कि सबको बट्टा कर लेते हैं, या पहले वालों को बट्टा नहीं है उनको ऐसे ही रखते हैं बिना बट्टे वाले को। अब बगल में जो न्यू साहब आ रहे हैं, डी साहब, इनका भी बट्टा हटा के बगल में लिख देते हैं। तो जब इनका बट्टा हटा देंगे तो एक बचेगा, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर गायब कर देते हैं तो एक जैसा लगे। तो जब 10 हटाएंगे तो कैसा होगा, 4:3:2:1 ऐसे हो जाएगा, सबको एक जैसा कर दिया। अब ये सबके लिए न्यू रेशियो हो गया। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है इसमें। तो इस प्रकार ये मैच कर रहा है सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ट्रिक है ऐसे अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर देरी न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू। बिल्कुल, अगर संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, हमको गेन हो जाएगा। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबको फ़ायदा हो जाता है। तो देखते हैं यह फ़ायदा या गेन किस में लिखा हुआ है। और ये मैच कर रहा है गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सीधे ए इसका आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 का ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष अधिकृत होंगे।
साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत साझेदार को दे अंतिम राशि का भुगतान की तिथि तक। सवाल ये कहता है कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के दिन से लेकर, तिथि से लेकर और अंतिम डेट तक, यानी राशि उसको लौटाने के दिन तक। अरे भाई मर गया तो उसका राशि लौटाना है, तो उसके जो उत्तराधिकारी को देना है, तो जब तक आप नहीं लौटाओगे तो अपने पास रखना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं लौटाओगे तब तक उस मृत साझेदार के जो अमाउंट आपके फर्म में बचा है तो उस पर को ब्याज देने की बात चलती है। तो अगर कुछ कहीं नहीं लिखा है समझौता में क्या करेंगे, तो सेक्शन 37 इसका वर्णन करता है। तो 37 में, धारा 37 में व्यवस्था दी गई है कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को जब तक आप वापस नहीं करोगे अमाउंट, तब तक उसके अमाउंट जो फर्म में इस्तेमाल हो रहा है उस पर 6% का ब्याज देना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ 15 का मैच कर रहा है, 6C में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने तय किया। देखो पहले कुछ और था, कह सकते हैं 2/5 और 3/5, नीचे 5 आ रहा डिनोमिनेटर। कौन सा दार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो थोड़ा सा त्याग करने के लिए देखो बट्टा निकाल लेना, इक्वल बांट रहे हैं तो 1/2, 1/2। ओल्ड कितना है 2/5, 3/5। तो पिछले सवाल में समझाया है कि जब ऐसा करना हो, सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, तो फटाफट ओल्ड और न्यू को आप बट्टा में कन्वर्ट कर लेना, और बट्टा में कन्वर्ट करने के बाद सेक्रीफाइस निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, गेन निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड कर लेना, जो फिगर आएगा वो मैच कर जाएगा। तो इस तरह 16 को आप हल करके देखना। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस सी ने किया, अगर निकालो तो 1/10 आएगा सेक्रीफाइस बाई सी वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, निकाल के देखना, मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चेंज इन द पार्टनरशिप, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। जब हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं तो उनके रिलेशनशिप में चेंज आता है, और जो इस तरह चेंजेज होता है उसी का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखते हैं ये चेंज का क्या नाम दिया है। तो पहला ही नाम मैच कर रहा है, 17 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, जैसे समझौते में परिवर्तन आप करोगे तो अभी अभी हमने बता दिया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। तो क्या लिखा, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। साझेदारी व्यवसाय का अंत है तो गलत है, ये नहीं होगा। साझेदारी फॉर्म का भी गलत है, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। उनके आपसी संबंध, आपसी रिलेशन में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार 18 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय किया। ए का त्याग क्या होगा? अभी हमने बताया था कि जब इनका ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो पहले उसको आप बट्टा में कन्वर्ट कर लेना, और दोनों ओल्ड और न्यू को आप जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर लेना, और तब ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये 19 नंबर का हम सीधे बता दें कि जो आंसर इसका आएगा, लास्ट में इसका आंसर आएगा 1/6 आना चाहिए, 1/6 सी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। आप निकाल के देखना, वो आ जाएगा सेक्रीफाइस। नेक्स्ट 20, लाभ हानि समायोजन खाता है। जो लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, अब ये कौन सा अकाउंट है? नाम से ही पता लग रहा है कि लाभ पता चलेगा चाहे हानि पता चलेगी, और जिस अकाउंट से हमको लाभ हानि का पता चलता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो देखिए किस में होगा, ये बी में मैच करता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 21, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित
करते हैं सिवाय, छोड़ दिया यहीं पर सवाल को, मतलब जो घटक हैं, जो फैक्टर्स हैं गुडविल को वो प्रभावित करते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर, वो कौन है जो गुडविल को प्रभावित नहीं करता। देखते हैं गुडविल क्या है। गुडविल एक रिपुटेशन का नाम है, हमारे बिजनेस के अच्छे नाम, सुनाम, मशहूरियत, प्रसिद्धि, यही तो है। तो प्रसिद्धि कैसे, अच्छे कामों से होते हैं। आप अच्छा काम करोगे, ईमानदारी दिखाओगे उसमें। तो देखते हैं कौन प्रभावित करता है। नेचर बिजनेस, ये भी हमारे गुडविल को प्रभावित करते हैं। किस टाइप के बिजनेस आपका है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है, बेहतर काम करेगा, ये भी गुडविल प्रभावित करता है। टेक्निकल नॉलेज, अगर टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो भी प्रभावित करता है। लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर हमारे कहाँ हैं, किस स्थिति में है, इसको हमको गुडविल से क्या लेना देना। एकमात्र जो डी इसका आंसर है, कस्टमर लोकेशन कहाँ है, पूरब में है कि पश्चिम में है, घर बैठे हैं, बाहर है, इसका तो कोई मतलब हमारे गुडविल से नहीं है, हमारे मशहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है गुडविल पर, और सवाल भी यही पूछ रहा है। तो 21 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विगत 3 वर्षों के लाभ, पिछले 3 साल का लाभ दिया है 42,000, 39,000 और 45,000। औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर आधारित ख्याति का मूल्य क्या है। हम सब जानते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप एवरेज निकाल लेंगे, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, 42,000 प्लस एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 3। आप जब इसको निकालोगे कैलकुलेटर से, तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका एवरेज प्रॉफिट। कितना आया, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 1,26,000। अब निकालना है गुडविल, एवरेज होगा हमारा 42,000। अब निकालना है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला है जितने उसमें 2 वर्ष लिखा है, 2 वर्ष क्रय, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, गुडविल इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 84। देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो ये 22 का बी हमारा मैच कर रहा है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके एवरेज मेथड से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अभी भी हम लोग गणना कर रखे हैं औसत लाभ के आधार पर। तो एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। यही फार्मूला था। तो मुझे लगता है कि पहला ही मैच कर रहा। खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, इससे कर देंगे, हमारा गुडविल निकल जाएगा। यही हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। नेक्स्ट 24, गुडविल है माने क्या है गुडविल। कहता है कि टैंजिबल एसेट है, नहीं, गलत लग रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता। इनटैंजिबल एसेट है, ये कुछ है, अमूर्त संपत्ति। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट, ये गलत है, करंट नहीं, वो फिक्स है। नन ऑफ दिस, ये भी गलत। तो इसका बी सही है, 24 का विकल्प बी, इनटैंजिबल एसेट है, दिखाई नहीं पड़ता। 25 देखते हैं। वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत जो हमारा जो लिगेसी है, इसको क्या मानना चाहिए, सामान्य भाषा इस्तेमाल की गई है, तो इसको लिएबिलिटी मानना चाहिए। ये इनकम नहीं है, एसेट नहीं है, इसलिए इसको लिएबिलिटी मानना चाहिए और इसको बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में लिखा जाना चाहिए सामान्य तौर पर लिगेसी को। तो आंसर हो जाएगा 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अगर कोई स्पेशल मकसद के लिए डोनेशन मिला है, उसको हम लोग बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में दिखलाते हैं। तो देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। इन द लिएबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये मैच बी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27,
प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, जो हम लोग बनाते हैं एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सामान्य तौर क्या दिखाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट, ध्यान रखना, वो हमें बैलेंस दिखलाएगा। और बैलेंस भी कौन सा? डेबिट बैलेंस। सामान्य तौर पर कभी कभार क्रेडिट हो सकता है, बट नॉर्मली वो डीआर बर्न दिखलाता है। तो इसका आंसर मैच कर रहा है 27 का आंसर हमारा है सी। आगे बढ़ते हैं फिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल, वाह, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे बीच नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, रिमर्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, वेतन दिया जाए, गलत है। नॉट टू बी पेड सैलरी, सैलरी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार हमारा 28 का आंसर जो मैच करेगा वो बी मैच करेगा। जब एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है तो किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है। साझेदारी जो फर्म है इससे साझेदारों का क्या संबंध है? तो हम दो संबंध जानते हैं कि जितने पार्टनर हैं उनका संबंध पार्टनरशिप फर्म से मालिक का होता है, माना ऑनर है, और साथ ही साथ वो एजेंट भी हैं। यही संबंध पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। एज ए मैनेजर, गलत, मैनेजर है नहीं। एज ए सर्वेंट, नौकर, ये भी नहीं है। एज एन एजेंट, ये तो है। और लास्ट में नन ऑफ दिस, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने का। जब जब कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अमाउंट लेके आता है, तो हम लोग उसको सीधे गुडविल नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको प्रीमियम का नाम रख देते हैं। तो शायद ये नाम कहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ख्याति के लिए अधिमूल्य प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य कहलाता है। जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका डियर साइड भी होता है, सीयर साइड भी होता है। अगर सीयर साइड उसके डियर साइड से अधिक होता है तो उसको सरप्लस कहते हैं, और यही बात कह रहा है सवाल में। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज कॉल्ड क्या? सरप्लस कहलाएगा। सरप्लस का दूसरा नाम हम लोग प्रॉफिट भी कह देते हैं। तो मैच कर रहा है प्रॉफिट, और ये हो गया हमारा 31 का सी। नेक्स्ट, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? आप जरा सोचो कि किसी पार्टनरशिप में सभी साझेदार एक तो मैच्योर्ड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए 18 साल से ऊपर, और किसी को पागल भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं और आपसी समझौते भी करने पड़ते हैं। तो कोई भी आदमी जो दिवालिया हो जाता है कोई समझौता करने के लायक नहीं होता, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। तो जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए तो कोई भी उसके साथ समझौता एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? अनिवार्य रूप से समापन हो जाएगा, बेचारा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फर्म के अनिवार्य रूप से समापन। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो 32 का आंसर आएगा ए। 32 का आंसर हो जाएगा ए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, फिर वही नेचर ऑफ अकाउंट पूछ रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर नाम से ही पता लग रहा है कि जिससे इनकम का पता चलता हो या एक्सपेंडिचर खर्चा का पता चलता हो, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका मैच कर रहा है 33 का आंसर सी होगा सही, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तरल संपत्ति लिक्विड एसेट में शामिल नहीं है। हमने पहले किसी में बताया होगा कि लिक्विड एसेट जो है वो करंट एसेट ही होता है। करंट एसेट में से दो आइटम आप हटा दीजिए, निकाल दीजिए, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो करंट बच जाएगा उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड। तो क्या नहीं होगा? लिक्विड एसेट में स्टॉक नहीं होता, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होता। देखते हैं, सवाल भी वही कह रहा है, क्या शामिल नहीं है? तो पहले ही दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक शामिल नहीं होता लिक्विड एसेट में,
और नीचे वाला भी कोई नहीं है, बस सिर्फ स्टॉक शामिल नहीं रहता, बाकी नीचे वाला सब रहता है। तो 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पूरी दुनिया जानती है कि मैक्सिमम अधिकतम 50 और कम से कम 2, तो ये 50 ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने साझेदारों का त्याग, फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें, तो पुराने साझेदारों का त्याग कैसे होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, देखते हैं कहाँ फॉर्मूला मैच कर रहा, तो ये बी में मैच कर रहा। पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जो कुछ आएगा वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, वह व्यय किस खाते में डेबिट किया जाता है? वसूली व्यय खर्चा करना साझेदार की जिम्मेदारी थी, वो करता खर्चा, लेकिन उसके तरफ से फर्म ने कर दिया है, तो फर्म जब साझेदार के पर्सनल चीज़ को करेगा तो वो खर्चा उसका ड्राइंग माने जाएगा। खर्चा करना था पार्टनर को, बट वो खर्चा फर्म कर रही है, तो जितने अकाउंट्स बन रहे हो तो फर्म के हैं। तो अगर कहीं ड्राइंग अकाउंट बनेगा, जब फर्म डिसॉल्व हो जाए तो ड्राइंग अकाउंट तो बनता ही नहीं है। बनता क्या है? रिलेशन अकाउंट, तो उसमें तो वो जाएगा नहीं। बनता क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी नहीं जाएगा। पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनता है, उसमें भी नहीं जाएगा। किस में जाएगा? पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 3 देख लिया, उसमें है नहीं, और डी में है नॉन ऑफ दिस। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ये कहीं जाने वाला फिलहाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन 37 का आंसर होगा डी। इनमें से कोई नहीं है जिसमें उसको ले जाया जाए। पक्का ध्यान रखना है, वो खर्चा करना था पार्टनर को, लेकिन खर्चा किसने कर दिया? डिजिटल एक्सपेंस फर्म ने, इसलिए वो फर्म के बुक में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, ड्राइंग में जाएगा पार्टनर के, बस पार्टनर के ड्राइंग के बारे में कोई सूचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज, खर्चे के बारे में पूछ रहे हैं, पहले भी आ चुका। जो ऑनरेरियम हम पे करते हैं किसी सम्मानित व्यक्ति को, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो कौन सा है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम भी नहीं है। तो ये मैच कर रहा हमारा बी से मैच कर रहा है। 38 का बी आंसर होगा। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है, बड़ी मशहूर विधि है ख्याति के लिए। तो कई विधि है जो मशहूर से चलते रहते हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये भी चलता है। सुपर प्रॉफिट मेथड है हमारे भी, ये भी खूब चलता है। कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये भी खूब चलता है। अरे भाई, तो लगता है कि सब चलता है, ये सब मशहूर मेथड है। तो इस प्रकार ये डी इसका आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित दशाओं में से कब एक साझेदारी फर्म की समाप्ति अनिवार्य रूप से हो जाती है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल, जब बिजनेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये तो लग रहा है कुछ हद तक, तो अगला भी देख लेते हैं। इफ एनी वन पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स फॉर डिसोल्व, ये नहीं, कंपल्सरी नहीं होगा। कुछ साझेदारों के सहमत, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार चारों विकल्प को देखने के बाद पता लगा कि ए जो है, जब हमारे पार्टनरशिप बिजनेस ही गैर कानूनी हो जाएगा तो कंपल्सरी डिसॉल्व होना है। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलो अब पर आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, और बिल्कुल जो आपका पेपर है बिल्कुल गंभीरता से, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जाना। और मेरे तरफ से और पूरे IBF परिवार की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक।